हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एट्थ सेंट्रल पे कमीशन। इसका काम क्या होता है इसको समझते हैं। जितने भी मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट नहीं, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी जो सैलरी होती है, कई बार आपने सुना होगा कि जो सैलरी है उसका मतलब क्या होता है। उस सैलरी में बेसिक पे होता है। बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब काफ़ी महंगाई बढ़ती है तो डियरनेस अलाउंस भी इनका बढ़ता रहता है, हर 3 महीने में भी रिवाइज होता रहता है। और बेसिक पे अगर बढ़ती है तो वो कितने साल बाद बढ़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक पे बढ़ती है 10 ईयर्स के बाद रफली। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अब इनकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है? इसकी रिकमेंडेशन देते हैं सीपीसी, सेंट्रल पे कमीशन। यानी सेंट्रल पे कमीशन पहले रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद फिर वो सीपीसी रिकमेंडेशन देंगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस बात को 99% टाइम मान लेती है। मानने के बाद उसको अप्लाई कर देते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो एट्थ सेंट्रल पे कमीशन है, एट्थ से सेंट्रल पे कमीशन, ये कब आई, इसका काम क्या है, इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या है। मेरे ख्याल से इसका मतलब मैं बताऊंगा। फिटमेंट फैक्टर कितना है, 2.5 है, आ चुका है या नहीं आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। उसके बाद कंप्रेशन रेशो कितना है और कितना आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले जो ईयर्स आपको कंफ्यूज करते हैं, प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी बार कंफ्यूजन रहता है कि ये अप्लाई कब से होगा। ये समझते हैं कि जो सेवेंथ पे कमीशन थी, सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन, उसकी रिपोर्ट के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जो सैलरी बढ़ी थी, वो बढ़ी थी लास्ट टाइम जनवरी 2016 से। यानी कि अब जो एट्थ सेंट्रल पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन आने के बाद जो सैलरी बढ़ेगी वो 10 साल के बाद, यानी कि जनवरी 2026 से बढ़ेगी। लेकिन अभी तो चल रहा है मार्च, तो अभी तक तो बढ़ी नहीं है, तो फिर कब बढ़ेगी? बढ़नी तो चाहिए जनवरी 2026 से। तो इसको समझते हैं कि एट्थ सेंट्रल पे कमीशन अगर नवंबर 2025 में आई आई यानी कॉन्स्टिट्यूट हुई, ओके, लेकिन ये रिसर्च करेगी और काफ़ी टाइम लेगी, और विद इन 18 मंथ्स में यानी कि रफली अप्रैल 2027 में ये अपनी रिकमेंडेशन देगी। वो वाली रिकमेंडेशन फिर बैक डेट से, यानी कि बैक डेट का मतलब है रेट्रोस्पेक्टिवली, बैक डेट मतलब ये आपको पता है, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होंगी। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर अभी किसी की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, और रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने बोला कि अब ये 1.5 लाख हो जाएगी, तो ये लागू होगी करीब, ये बताएंगे इस बात को अप्रैल 2027 में, लेकिन ये लागू हो जाएगी जनवरी 2026 से। यानी कि कितने महीने पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए, रफली 1 साल और 3-4 महीने, रफली 16 महीने, यानी कि 16 महीने की बैक डेट से वो लागू होगा। लागू का मतलब ये है कि ये जो 50,000 का डिफरेंस है, अगर अप्रैल में इन्होंने रिकमेंडेशन दी और मान ली, तो पिछले 16 महीनों की 50,000 एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 8 लाख एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और अगर अप्रैल में मान लिया तो मई 2026 से तो सैलरी जो आएगी वो तो आएगी 1.5 लाख। लेकिन ये जो पिछले 16 महीने का जो इंक्रीमेंट है, ये 8 लाख भी इनको मिलेगा एक साथ इकट्ठा होके। इस इकट्ठे हुए टोटल अमाउंट को बोलते हैं अरियर अमाउंट। तो आप देखते हो कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ती है, उसकी रिकमेंडेशन आते आते टाइम लग जाता है, वो अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली होती है, फिर उनका एक इकट्ठा अमाउंट भी होकर उनको मिलता है, टैक्स कट के मिलता है। तो ये 8 लाख नहीं मिलेगा, इस पर रफली अगर 20% टैक्स काटेंगे तो रफली अगर 1.5 लाख काट लिया तो 6.5 लाख उनको एक साथ लमसम अमाउंट, मोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से। अब हम समझते हैं कि ये जो सेंट्रल पे कमीशन है ये किसके लिए आती है। ये सेंट्रल पे कमीशन आती है यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है कि इसकी रिकमेंडेशन स्टेट के लिए लागू नहीं होती। गवर्नमेंट का मतलब है इसकी रिकमेंडेशन प्राइवेट के लिए लागू नहीं होती, इसकी रिकमेंडेशन पीएसयू के लिए भी नहीं होती। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए अलग से रिकमेंडेशन होती है उनकी खुद की। यानी कि इस वाली सेंट्रल पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो हार्ड कोड, एकदम प्रॉपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्चुअल एम्प्लॉई हैं, जो उन रजिस्टर्ड हैं, केवल उनके लिए। और एम्प्लॉय का मतलब है कि
अगर जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड भी कवर होते हैं, यानी कि उनकी पेंशन भी बढ़ती है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप रिटायर हो चुके हैं 2 साल पहले और अभी आपकी पेंशन चल रही है तो वो पेंशन भी बढ़ती है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी ये वो होता है। अब एट्थ सेंट्रल पे कमीशन में कितने लोग हैं? अभी आप ना ये वाली चीज़, अभी 3 लोग मान लीजिए, 3 पीपल। कौन कौन? एक तो 1 चेयरपर्सन, ओके, 1 पार्ट टाइम मेंबर और 1 मेंबर सेक्रेटरी। 1 मेंबर और सेक्रेटरी। अब इनके नाम मुझे लगता है बहुत छोटे एग्जाम में काम आते हैं, लेकिन एक चेयरमैन का नाम है जो आप याद कर सकते हो, यह है रिटायर्ड जज, ओके, रंजन प्रकाश। मेरे ख्याल से जितना मुझे नाम याद आ रहा है ये आप चेक कर लेना। अगेन ये वाली इन्फॉर्मेशन याद मत रखिएगा, लेकिन एक चेयरपर्सन। तो अभी 8 सेंट्रल पे कमीशन में 3 लोग हैं। ये 3 लोग अप्रैल 2027 में रिकमेंडेशन देंगे। अब ये 3 लोग रिसर्च कैसे करते हैं? हाउ दे कैलकुलेट हाउ? ये 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री, कि अभी इंडिया की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, ये हम सैलरी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ये देखते हैं फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंस होता है समझदारी, फाइनेंशियल समझदारी। यानी कि अगर हमने बढ़ा दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 साल में सारा पैसा खर्च हो जाए। यानी कि एक्सपेंडिचर की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इतना ही बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसी हिसाब से देखते हैं। तीसरा एक है अनफंडेड लाइबिलिटी, अनफंडेड लाइबिलिटी ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन। इसको समझते हैं। सबसे पहले नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन क्या होती है? आपने देखा होगा कि जब भी आपको सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, अगर 50,000 मिल रहा है तो उसमें से 5,000 रुपये एम्प्लॉय के कटते हैं और 5,000 एम्प्लॉयर के, और 10,000 अगर वो जुड़ते हैं, वो जुड़ के लास्ट में पेंशन मिलती है। ये एक कैटेगरी। लेकिन कई बार एम्प्लॉय का कोई पार्ट नहीं कटता है, यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी नो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय साइड। एम्प्लॉय का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ओनली एम्प्लॉयर का है। यानी कि बाद में देना है, इसलिए लाइबिलिटी है। भाई सरकार को पेंशन तो बाद में देनी है और उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है कि जब ये फ्यूचर में कोई कंट्रीब्यूशन, अभी तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और बाद में हमें पेंशन देनी पड़ेगी, तो आज अगर हमने सैलरी बढ़ा दी इनकी तो बाद में कितना बर्डन आएगा। क्योंकि ये अनफंडेड है, कुछ पार्ट अनफंडेड होता है जिसके लिए उन्होंने सेट असाइड भी नहीं किया। इसका क्या मतलब है? सरकार को अगर कई हज़ार करोड़ देना है पेंशन का हर साल, तो सरकार का कुछ पार्ट अनफंडेड होता है, यानी कि क्योंकि ना तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ना ही सरकार ने उसके लिए कुछ पैसा बचा के रखा, नॉट सेट असाइड। तो इसलिए वो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट ही बढ़ाना चाहिए, सीपीसी को रिकमेंड करना चाहिए, अदरवाइज सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। ठीक है। चौथा ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग सैलरी कितनी है। ये नहीं है कि हर किसी की बढ़ा दी। और एक थोड़ा बहुत वो कंपेयर करते हैं प्राइवेट को, कंपेयर करते हैं प्राइवेट की सैलरी कितनी बढ़ी है, इन्फ्लेशन कितना हुआ है। रफली ये 4-5 चीज़ें देख के वो रिकमेंड करते हैं। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो सभी लोग सोचते हैं कि कंप्रेशन रेशो क्या होता है, मैंने आपको बताया। कंप्रेशन रेशो कहीं पे आप पढ़ेंगे इट इज़ 1:12.5, कहीं पे आप पढ़ेंगे पिछली बार का 1:13.9। ठीक है। सेवन्थ सेंट्रल पे कमीशन कंप्रेशन रेशो होता है। अगर ये कोई ऑर्गेनाइज कहीं पे भी सरकारी वो है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ये लोअर लोअर इनकी सैलरी कम होती है, इनकी टॉप पे जो लोग होते हैं इनकी ज़्यादा होती है। जो टॉप सैलरी है एपेक्स लेवल पे, एपेक्स स्केल, और जो बॉटम, इनकी सैलरी का डिफरेंस अगर मैं मानता हूँ कि इनकी सैलरी है 2.5 लाख पर मंथ और इनकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो अगर इनको इससे डिवाइड करेंगे 2.5 लाख को 20 से, तो अगर सपोज ये निकल के आएगा 1:12.5, तो ये तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंप्रेशन रेशो जो होता है, अब वो अलग अलग तरीके से जो कैलकुलेट करेगा तो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट कि आप कितने प्रोग्रेस के लिए फिट हो। ठीक है। इसमें होता है रिवाइज्ड यानी कि न्यू वाली बेसिक पे, और ये ओल्ड बेसिक पे। यहाँ पे बस एक ही चीज़ समझनी है आपको। अच्छा, अगर मैं समझा देता हूँ, जैसे 7th सेंट्रल पे कमीशन था, उसका फिटमेंट फैक्टर कितना था? उसका फिटमेंट फैक्टर था 2.57। 8th जो अब आई है सेंट्रल पे कमीशन,
इसका फिटमेंट फैक्टर अभी आया नहीं है, जब ये रिकमेंड करेंगी 2027 में तब पता लगेगा। लेकिन लोग 1 मिनट, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ये 1.8 ही होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा इस बार सैलरी 10 साल बाद, क्योंकि बहुत सरकार की हालत ख़राब है। कुछ लोग बहुत अननेसेसरली बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट मतलब एंथुजियास्टिक हैं, वो बोल रहे हैं 2.5 या 2.7 कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 भी बोल रहे हैं। आप यानी कि फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि बेसिक पे उतना गुना बढ़ जाएगा। अब अगर आप शुरुआत में जब हम गए थे तो आप ये देखिए, जब हमने बोला था कि जो सैलरी होती है वो बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, HRATA, ये सब होता है। डियरनेस अलाउंस एक्चुअली बढ़ रहा है हर 2-3 महीने में, 4 महीने में अलग अलग तरीके से बढ़ता है। तो केवल बेसिक पे बढ़ेगी, यानी बेसिक पे अगर किसी की 20,000 है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हुआ तो वो बेसिक पे 2 गुना बढ़ेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि फिटमेंट फैक्टर से किसका इंप्रूवमेंट होता है, तो फिटमेंट फैक्टर से केवल ओनली बेसिक पे बढ़ती है और टोटल का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको 7th सेंट्रल पे कमीशन के एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर 7th सेंट्रल पे कमीशन ने 2.57 बोला तो बेसिक पे जो थी वो इतने गुना बढ़ गई, यानी कि ये 157% बढ़ गई। ये जिसका मैथ्स अच्छा है उसको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वरना ऐसे ही भी रट लेना। ये बेसिक पे बढ़ी है इतनी, या बेसिक पे हुई है इतने टाइम्स, एक ही बात है, इतने टाइम्स या इतना इंक्रीज्ड। बट टोटल सैलरी इतनी नहीं बढ़ी है। टोटल सैलरी जब बेसिक पे इतना ज़्यादा बढ़ता है 2.57, तो जो टोटल सैलरी होती है वो हार्डली 15% बढ़ती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं। तो बाकी सारी चीज़ें उस रेशो में उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। तो इस कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। अगर वो प्री में क्वेश्चन पूछते हैं टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी उस रेशो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशो में केवल बेसिक पे बढ़ा देते हैं। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है। और अब जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स इतने ही बना लीजिएगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख के। थैंक यू सो मच।